सर्वप्रथम तो आपको परीक्षा पास करने की बधाई। क्या फुल फॉर्म है ईएसआई का जिस पर के लिए आपने आवेदन किया है? ESI स्टैंड फॉर इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, इन्फोर्समेंट सर्विस। प्रवर्तन और निवारण। क्या कार्य है इसका? इसका कार्य है सर ट्रैफिक रूल से संबंधित ये रेगुलेट करता है। जैसे रोड पर जो होता है चेक पोस्ट बना रहना है, उस पर जनरली ये कमर्शियल वाहन और जो ट्रैफिक में जो पब्लिक वाहन चलते हैं उसको भी चेक करता है सर। चेक करता है। ये जो चेकिंग का कार्य है इसमें क्या चीज़ को चेक करना होता है? इसमें सर मेनली 4 चीज़ देखते हैं, जैसे RC हो गया, रजिस्ट्रेशन पेपर, और गाड़ी का पॉल्यूशन हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया सर। और अगर ये कमर्शियल वाहन है तो सर उसका हम फिटनेस चेक करेंगे। फिटनेस तो इसका प्राइवेट का भी करेंगे, फिटनेस कमर्शियल का भी करेंगे। और कमर्शियल का सर पे लोड जो होता है, लोड जो सीमा होती है मैक्सिमम और मिनिमम, वो कितना है, इसमें लोड सही से है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, जनरली यही करता है। क्या इस बात की भी चेकिंग की जाती है कि गाड़ी प्राइवेट है और कमर्शियल पर्पज से चल रही है या? यस सर, इसका तो बेसिक एक है कि नंबर प्लेट से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर वाइट कलर का नंबर प्लेट है तो वो जनरली ये है पब्लिक है, और ये अगर कमर्शियल रहता है तो वो येलो कलर की रहती है नंबर प्लेट। हाँ हाँ, तो मान लीजिए कि कमर्शियल है तो येलो कलर का है, अगर वाइट कलर का है और कमर्शियली यूज हो रहा है तो सर उस पर भी फाइन का सरकार के द्वारा बहुत सारा इसका इंस्ट्रक्शन है, और वो तो मैं इस विभाग में जब जाऊँगा सर तो वो इंस्ट्रक्शन मुझे पता चलेगी। ये बताइए कि मोटर व्हीकल अधिनियम कब पारित किया गया था और यह कहाँ कहाँ लागू है? जी सर, मोटर व्हीकल अधिनियम सर सर्वप्रथम 1988 में ये पारित किया गया था और 1999 में लागू हुआ था, और ये पूरे भारतवर्ष में लागू है, यहाँ तक कि मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश है भारत में, वहाँ पर भी ये नियम लागू है। ठीक है, अच्छी बात है। आपने 2017 में ग्रेजुएशन PG किया है? यस सर, 2014 में ग्रेजुएशन और 2017 में पोस्ट ग्रेजुएशन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री से आपने किया है तो बिहार में नालंदा का महत्व बताइए, प्राचीन महत्व भी और आधुनिक महत्व। जी सर, प्राचीन महत्व सर नालंदा का सर्वप्रथम मैं भगवान बुद्ध का ही लेना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नालंदा में ही हुई, प्राचीन से संबंधित है सर। और नालंदा जो है सो अभी आधुनिक से हमने तो टूरिस्ट पैलेस भी है, एक ब्रिज जो बनाया गया ग्लास ब्रिज, वो नालंदा में ही है सर। और बिहार के जो सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग राजगीर जो होती है वो नालंदा में ही है सर। और नालंदा प्राचीन काल से बिहार के ऐतिहासिक स्रोत है सर। ठीक है, अच्छी बात है। इतिहास में हम लोग बिहार के इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो एक मौर्य वंश का नाम हम लोग। यस सर। आप बता सकते हैं कि मौर्य वंश से पहले जी सर। 2-3 वंश बिहार में सत्ता में थे, तो उनका क्रम बतलाइए। हाँ सर, मौर्य वंश से जस्ट पहले सर जो शासक था वो घनानंद था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से उसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किया था मगध में। तो हम हर्यक वंश ले सकते हैं सर। हर्यक वंश इसका संस्थापक बिंबिसार था, जिसका बेटा अज्ञातशत्रु हुआ, जो कि पितृहंत्रा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो एक हर्यक वंश हो गया और एक नंद वंश और एक मौर्य वंश। जी ठीक है, यह बताइए कि मेडाइवल इंडिया में हम लोग देखते हैं कि कानून व्यवस्था, जैसे अभी आप MBI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए आए हैं, तो यातायात और परिवहन इत्यादि से संबंधित कानून क्या मध्यकालीन भारत में भी लागू थे और प्राचीन भारत में भी? प्राचीन काल में सर सिंधु सभ्यता जो सभ्यता थी वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, वो नगर नियोजन व्यवस्था उसकी बहुत अच्छी थी सर सिंधु काल सभ्यता। और वो जो रोड थे वो 90 डिग्री पर कट होते थे, तो इस हिसाब से जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो अध्ययन किए हैं कि वहाँ पर नगर नियोजन व्यवस्था थी और कुछ रोड संबंधी भी कुछ नियम थे वहाँ। और हम मिडिवल काल में सर अगर आते हैं वहाँ पर, तो सर अलाउद्दीन खिलजी या ये लोग बहुत सारे अशोक हैं या जो रोड के निर्माण पर दिए हैं ध्यान, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। ये बताइए कि सड़क में बाईं ओर चलने का जो नियम है ये किस काल से और कब से और क्यों प्रचलित है? सॉरी सर, इसका ठीक कोई बात नहीं। अच्छा, एज ए ESI अगर आप अपॉइंट होते हैं और अगर आपके परिवार के लोग अगर पोस्टेड हैं आप ऑन द फ्लोर ऑन द ड्यूटी,
और उस वक्त आपके परिवार के लोग आपसे मिलते हैं, तो आप कौन कौन से सुझाव देंगे उनको फॉलो करने के लिए ट्रैफिक रूल्स? जी सर, सर्वप्रथम मैं अगर मेरे परिवार के लोग मिलते हैं तो मैं पहले ये देखूंगा कि वो 4 व्हीलर से आए हैं या 2 व्हीलर से। अगर वो 2 व्हीलर से आए तो सर्वप्रथम सर हेलमेट के लिए उनको अगर वो नहीं अगर यूज़ कर रहे हैं तो उनको मैं आदेश दूंगा सुझाव कि हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। गाड़ी का पेपर लेके चले हैं कि नहीं, ये भी मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर पूछ सकता हूँ। अगर 4 व्हीलर से है तो उसका RC फिटनेस पेपर, और गाड़ी में जो है सो फर्स्ट एड की किट है कि नहीं आपके पास, या फायर एक्सटिंग्विशर्स की जो छोटी सी किट आती है वो भी है कि नहीं। तो ये तमाम जरूरी चीज़ सब मैं उनसे पूछताछ करके सलाह दे सकता हूँ कि ये होना ही चाहिए। अच्छा, एज ESI का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होते हैं, जानते हैं यस क्या? ESI सर ये परिवहन विभाग के अंतर्गत एक पोस्ट है जिसमें कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलता है परिवहन विभाग के अंतर्गत। और इसमें सर मुझे रोड से लेके जो भी संबंधित रूल एंड रेगुलेशन है उसको लागू करवाना होता है। सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश हम लोगों को दिया जाता है कि ये है, उसको सर हम लोगों को उसको फॉलो करवाना है एकदम कंप्लीट से। अच्छा, ESI की जो हायरार्की होती है, पद सोपान, जी सर। ठीक है ना, ESI से टॉप टू कमिश्नर तक, यस सर। जानते हैं आप कौन सर कौन टॉप से? कमिश्नर तक मैं नहीं, बता लेकिन इसके सकते हैं। जस्ट ऊपर सर इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर। मैं एज ESI ज्वाइन करूँगा तो उसके बाद सब इंस्पेक्टर बनूँगा सर, उसके बाद इंस्पेक्टर बनूँगा, उसके बाद सर सॉरी सर मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सर, जब हम अपनी गाड़ी की करवाते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो जब हम रोड पे चलते हैं और किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु अगर दुर्घटना घट जाती है तो सर ये कंपनी के द्वारा सर इंश्योरेंस दिया जाता है, मुहैया कराता है जो व्यक्ति घायल होता है। अच्छा, आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि सड़कों पे बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, जी सर। और अगर आप यू और अपॉइंटेड एज ESI तो आपके क्या क्या कदम होंगे या क्या आप ऐसा स्टेप लेने की कोशिश करेंगे या सुझाव देंगे जिससे दुर्घटना की कम हो? सर्वप्रथम सर मैं एक मुजफ्फरपुर शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरे शहर काफ़ी घनी आबादी में बसी हुई है, तो मैं जनरली दिन रात ट्रैफिक की समस्या से अवगत हूँ सर। और मैं जहाँ तक देखता हूँ कि रोड पर जो अतिक्रमण है वो एक प्रमुख कारण है एक्सीडेंट होने का। अतिक्रमण के कारण, जी सर, इंक्रोचमेंट जो Yes, अतिक्रमण है, जी सर। तो अतिक्रमण तो हर जगह कम जगहों पे होती हैं या हम जो सर जनरली ये मार्केट के आसपास ये अतिक्रमण ज़्यादातर देखा गया है, क्योंकि वहाँ पर वो जो सड़कें- वेंडर्स वाले जो होते हैं वो अपने सामान को बेचने के लिए वहाँ पर लगाते हैं, और उस कारण से ट्रैफिक जो होती है सो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है सर। इस कारण से हम सबसे सर्वप्रथम इंक्रोचमेंट को सर दूर करेंगे। और दूसरा सर जिन लोगों को लाइसेंस नहीं है वो लोग भी बच्चे गाड़ी लेके रोड पे निकल जाते हैं। अच्छा। अगर उनकी व्यवस्था अच्छी से चेक की जाए तो इस समस्या से निदान मिलेगा। अच्छा, आपने PG हिस्ट्री में किया, यस सर। पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, एक बताइए कि 1857 की जो इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट था, यस सर। वो लोगों को स्वतंत्रता के लिए मन में प्रेरित किया, ये पहला ऐसा स्वतंत्रता था। इस स्टेटमेंट पे आप कितने सहमत हैं, कुछ बता सकते हैं? सर इस स्टेटमेंट पे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हमारे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले विद्रोह या आंदोलन नहीं हुए थे, लेकिन इतने व्यापक तौर पर प्रथम बार हुआ था। और इसमें जन समूहों का जो सैलाब था या जो किसान वर्ग थे, इन लोगों का इसमें डायरेक्टली ये जो था मूवमेंट था, ये लोग डायरेक्टली इसमें भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे। और जनरली ये सर भारत के जो गाँव के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि बिहार हो गए, यूपी हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया, इन सब क्षेत्र में व्यापक तौर पर इसका प्रभाव पड़ा था और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और यहीं से सूत्रधार हुआ था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें जन जन तक ये आवाज़ें चली गई थी कि भारत गुलाम है और इसको आज़ाद करना बहुत जरूरी है। लोगों को ये ज़रूरत महसूस होने लगी थी कि हाँ वाकई में हम लोग गुलाम हैं और इसको स्वतंत्रता कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो इसमें बीच में मतलब बच्चे बच्चे तक में फैल गई। एक तरह से प्रचार प्रसार भी बहुत हुआ था आंदोलन में। अच्छा, प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में क्या अंतर है? सर प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब, वो लड़े थे 1757 ईस्वी में। और वो उनकी हार जो हुई थी वो व्यक्तिगत हार हुई थी, इसमें किसी और राजा का सहयोग नहीं था उनके प्राप्त। लेकिन जब बक्सर की युद्ध हुई थी उसमें जो दिल्ली के जो शासक थे शाह आलम थे, और अवध के जो शासक थे सिराजुद्दौला और ये मीर कासिम, ये तीनों की जो हार हुई थी सम्मिलित रूप से, ये एक बहुत बड़ा मतलब चोट था भारत के शासक के ऊपर कि सम्मिलित शिक्षा को अंग्रेज ने हरा दिया। इस तरह से ये भारत की जो खोखलेपन की जो दीवार थी वो उसका उजागर हो गया सब भारत। अच्छा, अभी जो है राष्ट्रपति के अभी दो कैंडिडेट, मेन जो दो कैंडिडेट हैं, यस सर। वो एज ए कॉन्टेस्टर हैं प्रेसिडेंट के लिए। यस सर। एक है द्रौपदी मुर्मू Yes, sir. और एक है यशवंत सिन्हा। यस सर। आप
किसे चाहेंगे कि हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में वो आए? आप व्यक्तिगत रूप से आपकी क्या चॉइस होगी और किसे आप चाहेंगे? अगर सर व्यक्तिगत चाहेंगे तो क्यों चाहेंगे? अगर व्यक्तिगत तौर पर सर मुझसे अगर आप पूछ रहे हैं तो सर मैं दोनों ही भावी कैंडिडेट जो राष्ट्रपति के हैं अपने अपने जगह पर निपुण हैं और योग्यता वाले हैं। सर मैं द्रौपदी मुर्मू को चाहूँगा कि वो भारत के राष्ट्रपति बने, क्योंकि वो प्रथम आदिवासी महिला होगी जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में वो पोस्ट में। पटना के यातायात विभाग के एसपी का नाम बता सकते हैं? मैम सॉरी मैम, मुझे याद नहीं, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ तो मैं पटना का इसके चर्चा नहीं हूँ। सर पटना में देख रहे हैं या अन्य शहरों में भी पुल वगैरह काफ़ी बन गया, ओवर ब्रिज बनने के बावजूद भी सड़कों का विकल्प दिया गया है, उसके बावजूद भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? मैम ट्रैफिक का जहाँ तक सवाल है ये डायरेक्टली रिलेटेड है जनसंख्या से। अगर पटना की बात करें तो पटना की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ गाड़ीज भी बहुत ज़्यादा है। हर साल तकरीबन 44 से 45 हज़ार गाड़ी न्यू निकलते हैं मार्केट में और रोड जो है उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे हैं। तो उस हिसाब से ये जो ट्रैफिक का जो सिचुएशन है इसको थोड़ा सा हैंडल करने के लिए मतलब अगर हमसे जो ऊपर वाले विभाग है उनको ये लेना चाहिए डिसीजन कि क्या सही विकल्प हो सकते हैं। ऐसे जनरली सरकार के द्वारा रिंग रोड बनाया जा रहा है और उससे काफ़ी लाभ भी हैं, लेकिन वो समुचित लाभ नहीं दिख रहा है। क्या नहीं लगता है कि इसमें पब्लिक की भी भागीदारी होनी चाहिए? पब्लिक की भी भागीदारी होनी चाहिए, पब्लिक की भी भागीदारी होनी चाहिए। जैसे ट्रैफिक जो पार्किंग स्थल है वहीं पर हम गाड़ी लगाए, आजकल लोग रोड पे ही लगा देते हैं। मेट्रो का भी निर्माण हो रहा है, मेट्रो का भी निर्माण हो रहा है। बिहार का एक महत्वपूर्ण साइट है चिरांग, उसकी विशेषता यस बताइए। मैम, चिरांग जो है मैम सारण जिला में पड़ता है और ये मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है, पुरातत्विक स्थल है। वहाँ से बहुत सारे मध्यकालीन वस्तु मिले हैं, जैसे कि हरिण का सिंह मिला है, मध्यकालीन नहीं है, पाषाणकालीन पाषाणकालीन चिरांग है। वहाँ से बहुत सारे पुरातत्विक स्थल मिला, जिससे कि हमारे विशेषज्ञ जो है पुरातत्विक स्थल वो उसको स्टडी करके बहुत सारे सूचना हम लोग तक पहुँचा सकते, पहुँचा भी। संविधान दिवस कब मनाया था? 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था संविधान, उसी दिन संविधान दिवस। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया है? मैम भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य और रूस के संविधान से। बिहार में परिवहन मंत्री का नाम बताइए। मैम बिहार के परिवहन मंत्री आई थिंक मैम संजीव कुछ करके नाम है, पूरा टाइटल में। क्या बताइए, आप जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है उसमें वर्ड है इन्फोर्समेंट, क्या मतलब है इन्फोर्समेंट का? इन्फोर्समेंट में सर होता है लागू करना, किसी भी चीज़ को जो आदेश ऊपर से हमको आया है उसको आम लागू करना। अच्छा, मतलब ये सिविल जॉब नहीं है? नहीं सर, सिविल नहीं है। ये बताइए, हॉबी है आपकी टीचिंग ऑफ योगा? यस सर, टीचिंग एंड योगा। टीचिंग एंड योगा, अच्छा। सो what type of subjects you teach? Sir, generally I belong to middle family and I need to earn money to survive or to learn education. That's why I generally I taught some children of class 5th and 6th. ठीक है, अपने स्टडी को सस्टेन करने के लिए योग के बारे में थोड़ा सा हमें समझाइए। Yes. योग में एक चर्चा किया जाता है, आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे चैनल पर योग आ रहा है, कोई स्वस्थ रखने के लिए, कभी मन को शांत रखने के लिए, कभी अच्छी जीवन शैली के लिए, संयुक्त राष्ट्र में भी। तो मुझे बताइए कि आप योग का उद्देश्य क्या है? सर योग का अगर हम सबसे सर्वप्रथम सर मैं बताना चाहूँगा कि महर्षि पतंजलि जो थे योग उन्हीं के द्वारा जो है सो लोगों को पहुँच तक या उनके जानकारी तक वो लाए हैं, अपने पुस्तक लिखे हैं पतंजलि। और योग जो है सो सर हमारे जीवन को आमूलचूल परिवर्तन करने की ताकत है। योग एक ऐसी विधि है जिस विधि में डायरेक्टली हम मेडिसिन नहीं लेते हैं, अपने शरीर को विभिन्न माध्यमों से जो शास्त्र में लिखा गया है या जो उसका बुक आता है योग, उसको हम उस पोस्चर को ओबे करके पालन करके बहुत सारा योग बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। योग और योग में 8 अष्टांग योग की चर्चा है, आप 8 पार्ट का नाम बता सकते हैं? सर 8 तो नहीं, लेकिन इसमें मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम बता पाऊँ। इसमें आता है सर अनुलोम विलोम और आता है सर भ्रामरी और कपालभाति। प्राणायाम और आसन और ध्यान में क्या अंतर है?
सर ध्यान हम लोग अपने मन मस्तिष्क को शांति करने के लिए किसी एकांत जगह पर बैठ के आँख बंद करके आँख खोल के भी किसी एक वस्तु पर लगातार लागते हैं। आपने जो बताया भ्रामरी, वो प्राणायाम के प्रकार, जी प्राणायाम के प्रकार। योग के 8 पार्ट नहीं है। नहीं भ्रामरी से जी प्राणायाम एक पार्ट है, ठीक है। तो खैर ठीक है, मुझे ये बताइए अपना कुछ सबल पक्ष बतलाइए आप अपने व्यक्तित्व का। यस सर, मेरा सबल पक्ष सर जैसे मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ सर, उसमें हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है। तो मैं हार्ड वर्किंग से हूँ, इसमें मतलब मुझे कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरा जीवन संघर्ष ही कुछ ऐसा है, मुझे हार्ड वर्किंग करना मुझे। और दूसरा सर, मैं अपने वर्क के लिए काफ़ी डेडिकेटेड रहता हूँ। ठीक है, आज के समय में हाल में हम लोगों ने देखा कि बिहार में अग्निवीर जैसी योजना का काफ़ी व्यापक विरोध हुआ। यस सर। क्या आपको लगता है कि यह छात्रों के द्वारा प्रदर्शित विरोध था या इसके पीछे कुछ राजनीतिक तत्व थे? सर राजनीतिक तत्व तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं छात्रों को गुमराह किया गया है किसी के द्वारा सर, और इसमें छात्र जो है सो सरकार की बातों को अच्छी से समझ नहीं पाए हैं। और दूसरी सर मैं एस्पेक्ट ये भी देखता हूँ कि सरकार भी अपनी बात सही जगह और सही ढंग से छात्रों तक नहीं पहुँचा पाई, इस कारण से ये जो प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है सर। बाकी ये जो स्कीम है सरकार के द्वारा जो लाई गई है, कोई भी सरकार के द्वारा स्कीम जब लाई जाती है वो आम जनता के लिए हितकर ही होती है, कभी भी अहितकर नहीं होती। नहीं, ये तो स्कीम नहीं है, योजना तो नहीं है, ये इट इज़ नॉट अ स्कीम। ये है कि बहाली प्रक्रिया में कुछ सुधार किए गए हैं। जैसे संविदा आधारित आजकल शिक्षक बहाल हो रहे हैं, तो 4 वर्ष के लिए बहाल किया जाएगा, प्रशिक्षण के पश्चात आपका स्तर देखा जाएगा और 25% को परमानेंट किया जाएगा। 75% को शिक्षा डिग्री टेक्निकल कुछ राशि प्रदान करके अन्य स्थानों पर फिर से आवेदन के लिए वो कर सकते हैं। 21 साल के बाद वो BPSC UPSC जो भी चाहें आप आवेदन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट कॉलेज में अपना लाइफ बिताता था, मोस्टली कॉलेजेस में कैसी स्थिति आप जानते हैं, तो ये कोई स्कीम नहीं है, ये योजना नहीं है, ये वास्तव में बहाली प्रक्रिया को तकनीकी बनाया जाना है। इट्स नॉट एन स्कीम। स्कीम तो मंत्रालय का होता है लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, जितना हम लोग आपको जज कर पा रहे हैं, आपने काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है। आप बताएंगे कि आपने इस परीक्षा के लिए कहाँ किस स्रोत से तैयारी की है? सर मैं इस परीक्षा के लिए अपने पिताजी के साथ मैं अपने शहर ही रहता हूँ जॉब, और वहीं पर मेरा गांव भी है सर, तो मैं अपने गांव में ही रह के और ऑनलाइन के माध्यम से जनरली जो आप लोग जो वीडियो प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पर या और जो चैनल प्रोवाइड करते हैं, उस सब से देख के मैं सीखा हूँ। मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। चलिए ठीक है, हम सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जा सकते हैं। ऐसा है, कुछ भी गलत नहीं है, आपका सब कुछ काफ़ी अच्छा है। इतिहास में शब्दों का चयन आपका कई बार ठीक नहीं है। आप पाषाण काल को मध्यकाल बोल रहे थे, उसके बाद आपने इतिहास के 1-2 प्रश्नों का उत्तर देने में लगता है काफ़ी दिनों से आपने, क्योंकि यू आर हैविंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, सो यू आर सपोज टू बी एक्यूरेट। थोड़ा सा एक्यूरेट, जनरली ग्रेजुएशन से आपकी वो मास्टर डिग्री है जो प्रोफेसर के लिए डिग्री होती है। तो एक आप इतिहास को थोड़ा सा अपना ब्रशअप कर लें, जैसे गुप्त काल स्वर्णकाल क्यों है, अशोक को महान क्यों कहते हैं, अकबर को महान क्यों कहते हैं, आधुनिक भारत में जैसे सर ने पूछा 1857 का विद्रोह। सर ये एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, इसलिए मतलब मुझे याद तो समझ जो आपका नेगेटिव पॉइंट है, जी सर, क्या कहते हैं, टू मच नेक मूवमेंट, आप बहुत ज़्यादा सिर हिला रहे थे, सो डोंट मेक योर बॉडी शेक, ठीक है। दोनों पैर जमा होना चाहिए, ठीक है। स्पाइन बहुत पीछे नहीं हो, थोड़ा आगे हो, थोड़ा आगे हो, सीधा हो, हाँ ठीक है। मतलब कि आप बैक शुड नॉट बी रेस्टिंग ऑन द स्टैंड, ठीक है। बैक शुड बी स्ट्रेट, लाइक दिस, हाँ लाइक दिस। और या फिर हैंड रेस्ट पे रखिए, या फिर हाथ को इस तरह से रखिए, या हाथ को इस तरह से रखिए, तो भी सही है, ठीक है। ऐसे 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 ये भी सही है। और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। एक्सीडेंट के कारण गिनाने में आपने सिंप्लीफाई कर दिया। आपको एक्सीडेंट में तीनों पक्ष को लेना है। पहला पक्ष हो गया जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, दूसरा गांव देहात में बच्चे खेलते रहते हैं, अचानक से दौड़ जाते हैं, गाड़ी जो चला रहा है, गाड़ी का ब्रेक में एक टेक्निकल रीज़न से एक्सीडेंट होता है, ब्रेक फेल, चक्का का स्किड करना, मौसम के रीजन। तो एक्सीडेंट के रीज़न को आपने सिंप्लीफाई किया, इट इज़ नॉट गुड, ये सही नहीं है। एक्सीडेंट, मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं इन्होंने पूछा कि एक्सीडेंट क्यों होता है, आपने सीधा सीधा कहा इंक्रोचमेंट। डोंट सिंप्लीफाई द इशू। पहला बात है कि अगर मैं रेगुलर गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे नींद आ गई, तो लेट नाइट लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर की गलती है मैक्सिमम, क्योंकि ब्रेक ड्राइवर के हाथ में होता है। तो अधिकांश जगहों पर एक्सीडेंट का कारण सब ड्राइवर को माना जाता है। अगर कोई सड़क पे दुकान है तो आप जाकर ठोक नहीं देंगे जी, हॉर्न देंगे ना, उसको उतर के बोलेंगे कि सड़क पे दुकान है। तो एक्सीडेंट का पहला कारण है लैप्स ऑफ द ड्राइवर,
दूसरा कारण है मौसम, तीसरा टेक्निकल कारण है ब्रेक फेल होना, चौथा कारण है कि बच्चों का या किसी गाड़ी का अचानक सडन मूवमेंट, समझ में आया बात को, और फिर कई बार इंडिकेशन का नहीं होना, ठीक है, ओवर स्पीड एक कारण है। तो 8-10 कारण है, ठीक है। अगर आप सड़क की दुर्घटनाओं को रोक ले तो हर साल 50 लाख लोग दुनिया भर में मरते हैं, 50 लाख लोग दुनिया, ये संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट है। जी जी ठीक है, तो ये आप बताएंगे। अब नेक मूवमेंट ज़्यादा नहीं करेंगे, शरीर को ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। जैसे आप मुझसे कुछ पूछेंगे, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राजन कुमार है और मैं बिहार के इस जिले से हूँ सर। मैंने सर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। डोंट सेक योर नेक टू मच। Yes. हम कुछ स्टूडेंट जो है हैंड जेस्चर बनाते हैं, तो हम लोग उनको समझा देते हैं, हालांकि ये इतनी बड़ी गलती नहीं है। आप जा सकते हैं, स्मूथ होने के लिए। ठीक है। फर्स्ट इंटरव्यू था ना। हाँ, और आप दे लीजिए, लास्ट में जाते समय अपने कुर्सी पर बैठे थैंक यू का नहीं, उठ के खड़े होइए, पैर दोनों क्लोज रखिए, है ना, क्योंकि इन्फोर्समेंट जॉब के लिए जा रहे हैं।